जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम बात करेंगे मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था की। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है वो महत्वपूर्ण है। जीके से संबंधित समस्त विषयों की जानकारी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको नियमित रूप से हर बुधवार और शनिवार को सुबह 9 बजे मिल जाती है। प्रत्येक बुधवार और शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे इस यूट्यूब चैनल से आपके बीच वीडियो प्रदर्शित किया जाता है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बुधवार और शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था। सबसे पहले मनसब शब्द का अरबी भाषा में अर्थ क्या होता है, यह आपसे पूछा जाता है। तो मनसब शब्द का अरबी भाषा में अर्थ होता है पद या श्रेणी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से मनसबदार का अर्थ क्या हुआ? पद धारण करने वाला अधिकारी। अब प्रश्न आता साथियों कि मनसबदारी व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है, किन से ली गई है मुगलों के द्वारा? तो मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यह इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रश्न आता है किस पद्धति पर आधारित थी, तो यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। और किन की देन है मुगलों को? ये मंगोलों की देन। अगली बात आती है कि मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था मंगोल नेता चंगेज खां के द्वारा। चंगेज खां जो थे वो मनसबदारी व्यवस्था के संस्थापक माने जाते हैं। मुगल शासक अकबर के समय से मुगल सैनिक व्यवस्था तथा नगरीय प्रशासन का मूल आधार मनसबदारी व्यवस्था बन गई थी। अकबर को भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो भारत के संदर्भ में यदि बात आ जाए कि भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है मुगल बादशाह अकबर को। और यदि मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति पूछा जाए तो आ जाएगा मंगोल नेता चंगेज खां। 1567 ईस्वी में अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में यह व्यवस्था चालू की थी। तो यह वर्ष आपको ध्यान में रखना है। और शासन के कौन से वर्ष अकबर ने यह मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी? शासन के 11वें वर्ष। 1556 में अकबर ने राज्य सिंहासन संभाला था और 11वें वर्ष में यह व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब देखिए, मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित विभाग जो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था उसका नाम है दीवाने कुल। यह आपको ध्यान में रखना है। मुगल मनसबदारों को जागीर आवंटित करने वाला विभाग था दीवाने कुल, जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मुगल काल में सैनिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। तो सैनिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्थाएं मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी मुगल काल में। अगला बिंदु है मनसबदार सरकारी कुलीन अधिकारी वर्ग था। तो ये मनसबदार कौन होते थे? ये कुलीन वर्गीय थे, अधिकारी वर्ग के थे। और मनसबदार के पास सामान्यतः 4 वर्ष तक एक जागीर होती थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मनसबदारों के पास सामान्यतः कितने वर्षों तक के लिए जागीर होती थी? 4 वर्ष तक के लिए। अगला है, अकबर ने समस्त राजपत्रित अधिकारियों को 66 श्रेणियों में बांटा। ये प्रश्न पहले कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अकबर के द्वारा राजपत्रित अधिकारियों को कुल कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो 66 श्रेणियों में बांटा गया था। लेकिन वास्तव में कितनी श्रेणियां थी? 33 श्रेणियां थी। इस वास्तविक संख्या का हमें कैसे पता चला? अबुल फजल ने 33 श्रेणियों का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ आईने अकबरी में। अगला बिंदु है, इरविन ने मनसबदारी व्यवस्था पर शोध किया। तो इतिहासकार इरविन ने मनसबदारी व्यवस्था पर शोध किया था तथा ये कहा कि मनसब से अधिकारियों की श्रेणी वेतन व दरबार में
अन्य अधिकारियों की तुलना में उसकी स्थिति का पता चलता है। मतलब जितना अधिक मनसब मुगल बादशाह किसी व्यक्ति को देते थे, उतनी ही उच्च स्थिति दरबार में उस व्यक्ति की मानी जाती थी। अब देखिए साथियों, मुगल काल में सबसे छोटा मनसब कितने का होता था और सबसे बड़ा कितने का होता था? तो सबसे छोटा जो मनसब होता था वो होता था 10 का, और सबसे बड़ा मनसब होता था 10,000 का। यह आपको ध्यान में रखनी है। अकबर ने जहांगीर को, अपने पुत्र सलीम को 12,000 का मनसब दिया था। तो अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को 12,000 का मनसब दिया था। जहांगीर व शाहजहां के काल में शहजादों को 40,000 के मनसब भी दिए जाने लगे थे। तो अकबर ने अपने पुत्र को 12,000 का मनसब दिया था, और जहांगीर और शाहजहां के काल में शहजादों को 40,000 के मनसब भी दिए जाने प्रारंभ कर दिए गए थे। प्रारंभ में 5,000 से अधिक के मनसब राजकुमारों के लिए ही होते थे। तो बादशाह के जो पुत्र होते थे उनके लिए ही 5,000 से अधिक के मनसब आवंटित किए जाते थे प्रारंभ में। लेकिन बाद में अकबर ने 7,000 का मनसब मान सिंह तथा मिर्जा अजीज कोका को प्रदान किया था। तो 7,000 का मनसब जो है वो आमेर के कछवा शासक मान सिंह को प्रदान किया गया था अकबर के द्वारा। इसके अलावा मिर्जा अजीज कोका को भी अकबर ने 7,000 का मनसब प्रदान किया था। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में 500 जात तथा उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर राजपूत तथा अन्य हिंदुओं ने प्रभुत्व जमाया था। मनसबदार मीर बख्शी के अधीन होते थे। तो सैनिक विभाग का जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था मीर बख्शी। तो मनसबदार जो होते थे वो किसके अधीन होते थे? इस मीर बख्शी के अधीन होते थे, तथा उनका परिचय भी बादशाह से मीर बख्शी के माध्यम से ही होता था। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। अब हमें एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि मुगल काल में मनसबदारों की श्रेणियां कितनी होती थीं। तो श्रेणियां जो होती थी साथियों वो होती थी 3 श्रेणियां। सबसे पहला नंबर आता है मनसबदार। 10 से 500 जात के बीच तक के मनसबदारों को कहा जाता था मनसबदार। दूसरा है अमीर। 500 जात से अधिक परंतु 2500 से कम वाले कहलाते थे अमीर। और 2500 से अधिक वाले क्या कहलाते थे? वो किस श्रेणी में आते थे? उनको कहा जाता था अमीर उल उमरा। अगला है जात। देखिए इनका तात्पर्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, जात और सवार। तो जात क्या है? यह मनसबदार के पद व वेतन को निश्चित करता था। पद और वेतन को निश्चित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था वो है मनसबदारी व्यवस्था के तहत जात। अगला है सवार। यह मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की वास्तविक संख्या को सूचित करता है। तो मनसबदार के द्वारा जो सैनिक रखे जाते थे उनकी वास्तविक संख्या को सूचित करने के लिए शब्द था सवार। मनसबदार को वेतन जो है वो जात के अनुसार निश्चित किया जाता था। सवार वस्तुतः सैनिक पद को दर्शाता था। सवार पद से ही सैनिक व नागरिक, असैनिक या राजस्व मनसबदार के बीच अंतर स्पष्ट होता था। अब देखिए वेतन की बात आती है परीक्षाओं में। मनसबदार को नकद व जागीर दोनों रूपों में वेतन मिलता था। तो नकद रूप में भी दिया जा सकता था मनसबदार को वेतन, और जागीर के रूप में भी दिया जा सकता था। जागीर से मनसबदार को केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार नहीं था। ये वाक्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रश्न आ जाता है मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है या गलत है। तो हर बिंदु इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि मनसबदार को केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था जागीर से, प्रशासनिक अधिकार मनसबदार को प्राप्त नहीं थे। अकबर ने जागीरदारी प्रथा की नींव डाली थी, आप सभी जानते हैं, और जागीरदार मनसबदार होते थे। तो जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर ने डाली थी, और ये जागीरदार कौन होते थे? ये मनसबदार होते थे। अकबर ने शासन के अंतिम दिनों में 1593 में जात व सवार नामक द्वैध मनसब प्रणाली शुरू की। तो जात व सवार नामक द्वैध मनसब प्रणाली जो थी वो भी अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अकबर ने जात व सवार के आधार पर मनसबदारों को 3 और श्रेणियों में बांटा। तो जात और सवार के आधार पर मनसबदारों को अकबर ने 3 श्रेणियों में और बांट दिया। इससे पहले हमने 3 श्रेणियां और पढ़ी थी, मनसबदार अमीर और अमीरुल उमरा, वो अलग है। तो पहली जो श्रेणी थी वो है प्रथम श्रेणी का मनसबदार।
जिस मनसबदार के जात व सवार की संख्या समान होती थी, मतलब जात और सवार ये दोनों संख्या समान होती थी, उसको कहा जाता था प्रथम श्रेणी का मनसबदार। दूसरा है द्वितीय श्रेणी का मनसबदार, जिस मनसबदार के सवार पद की संख्या जात से कम किंतु आधे से अधिक होती थी, उसको कहा जाता था द्वितीय श्रेणी का मनसबदार। आखिरी श्रेणी थी तृतीय श्रेणी का मनसबदार, जिस मनसबदार के सवार पद की संख्या जात के आधे से भी कम हो, वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार होता था। तो इसमें आपको प्रथम श्रेणी का मनसबदार ध्यान में रखना है, विशेष रूप से जिसके जात और सवारों की जो संख्या है वो बराबर होती थी, उसको कहा जाता था प्रथम श्रेणी का मनसबदार। अगला बिंदु है सवार के पद के आधार पर साम्राज्य की वास्तविक सैनिकों की संख्या को गिना जा सकता था। अगला बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मनसब आनुवांशिक नहीं होते थे। ये आपको ध्यान में रखना है, मनसब जो है वो आनुवांशिक नहीं होते थे। जैसे अकबर ने मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मान सिंह का जो उत्तराधिकारी होगा वो उस मनसब का उपयोग कर सकता है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि मनसब आनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदार की मृत्यु या पद रिक्त होने पर ये स्वतः समाप्त हो जाते थे। अकबर के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 16% थी। ये वैसे कोई विशेष नहीं है कि कितना प्रतिशत थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि किस मुगल बादशाह के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी। तो अकबर के काल में तो 16% थी ये संख्या। शाहजहां के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या हो गई 24%, और औरंगजेब के समय ये हिंदू मनसबदारों की जो संख्या है वो 33% हो गई थी। तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा औरंगजेब। कौन सा मुगल बादशाह था जिसके समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? औरंगजेब के समय थी 33%। अगला है औरंगजेब के हिंदू मनसबदारों में आधे से अधिक जो थे वो कौन थे? मराठा थे। राजधानी में नियुक्त तथा प्रांतों में नियुक्त मनसबदारों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे राजधानी में जो मनसबदार नियुक्त किए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? हाजिर रकाब। तथा प्रांतों में जो नियुक्त मनसबदार होते थे उनको कहा जाता था तैनातियान या सूबाजात। तैनातियान या सूबाजात, कोई सा भी जो शब्द है आपको ऑप्शन में दिया जा सकता था। अब देखिए सूबाजात है तो ये शब्द जो है वो कभी परीक्षा में नहीं आता है, क्योंकि विद्यार्थी समझ जाता है प्रांतों में नियुक्त है तो सूबा आ गया, तो ज्यादातर यही ऑप्शन दिया जाता है तैनातियान। अगला है अकबर ने 1574 में घोड़े दागने की प्रथा व हुलिया या चेहरा नोट करने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो किस मुगल बादशाह ने घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया नोट करने की प्रथा प्रारंभ की? अकबर ने। अकबर ने दाग प्रथा को नया रूप प्रदान किया। इसके समय घोड़ों पर 2 दाग लगने शुरू हो गए, एक तो शाही दाग होता था और दूसरा होता था मनसबदार का दाग। अगला है मशरूत। देखिए साथियों, ये मशरूत शब्द पूछा जाता है तो ये क्या है? मुगल बादशाह शाहजहां ने सवार पद में मशरूत का एक नया पद जोड़ दिया था। तो सवार पद में शाहजहां ने मशरूत नामक एक नया पद जोड़ दिया था, और ये नया पद जो था वो परिस्थितियों के अनुसार तब दिया जाता था जब मनसबदार को फौजदार या किलेदार का कोई पद दिया जाता था। तो मनसबदार को फौजदार या किलेदार का कोई पद दिया जाता था, तब ये मशरूत जो है वो पद दिया जाता था। इसमें मनसबदार की सवार रैंक में वृद्धि कर दी जाती थी, जिससे वह अधिक घुड़सवार अपने पास रख सकता था। यह अस्थायी वृद्धि जो है वो क्या कहलाती थी? मशरूत कहलाती थी। शाहजहां के काल में मनसबदार के सवार पद में निर्दिष्ट सैनिकों के अनुपात में वास्तविक सैनिकों की संख्या काफी कम कर दी गई। शाहजहां ने प्रत्येक मनसबदार को अपने सवार पद के अनुसार निश्चित घुड़सवार सैनिकों को रख रखाव करने के लिए अनिवार्य कर दिया। अगर मनसबदार अपनी जागीर के प्रांत में नियुक्त होता था तो उसे सवार पद की निर्धारित संख्या के 1/3 घुड़सवार रखने होते थे। मतलब यदि मनसबदार जो था वो अपनी जागीर के प्रांत में नियुक्त होता था तो उसे सवार पद की निर्धारित संख्या के
1/3 जो घुड़सवार है वो अपने पास रखने पड़ते थे। और यदि मनसबदार अन्य प्रांत में नियुक्त होता था तो उसे 1/4 घुड़सवार मतलब 25% घुड़सवार रखने पड़ते थे। बल्ख तथा बदखशां इन दोनों प्रांतों में नियुक्त मनसबदारों को कुल संख्या के 1/5 घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे। तो 1/5 20%। तो ये बटा में ही ऑप्शन आता है आपकी परीक्षा में। तो दो प्रांत थे बल्ख और बदखशां, यहां जो मनसबदार नियुक्त होते थे उनको कुल संख्या के 1/5 घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहजहां के शासनकाल के अंत में हासिल तथा जमा में काफी अंतर आ गया था। अब इसमें तात्पर्य पूछा जाता है हासिल का क्या तात्पर्य है और जमा का क्या है। हासिल का मतलब होता है वास्तविक लगान वसूली, वास्तविक लगान वसूली को कहा जाता था हासिल, और जमा का मतलब होता था निर्धारित लगान। तो निर्धारित लगान कितना किया जाता था और वास्तविक लगान वसूली कितनी की जाती थी, इसमें काफी अंतर आ गया था शाहजहां के शासनकाल में। हासिल जमा की तुलना में काफी कम रहता था, मतलब निर्धारित लगान जो था उससे काफी कम अनुपात में वास्तविक लगान की वसूली की जाने लगी थी। इस अंतर को कम करने के लिए शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने मासिक अनुपात के आधार पर जागीरों की व्यवस्था कर दी। इसे महाना जागीर व्यवस्था कहते हैं। तो प्रश्न आता है किस मुगल बादशाह ने मासिक अनुपात के आधार पर जागीरों की व्यवस्था प्रारंभ की। तो मासिक अनुपात के आधार पर किसने की थी, शाहजहां ने, और इस व्यवस्था को नाम क्या दिया गया, महाना जागीर व्यवस्था। अब देखिए दो शब्दावलियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, शीश महाजागीर और सीमाही जागीर। शीश महाजागीर कौन सी होती थी, जिस जागीर से राजस्व वसूली कुल जमा की 50% होती थी उसे कहा जाता था शीश महाजागीर। और सीमाही जागीर किसे कहा जाता था, जिस जागीर से राजस्व वसूली कुल जमा की 1/4 यानी 25% होती थी उसे कहा जाता था सीमाही जागीर। अब देखिए आपकी परीक्षा में एक शब्दावली और आती है बेजागिरी। यह शब्द आता है ज्यादातर बेजागिरी, या इसका दूसरा नाम है जागीरदारी संकट। तो ये क्या है बेजागिरी या जागीरदारी संकट। तो क्या हुआ था, औरंगजेब के समय जो है वो मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की भी संख्या बहुत अधिक हो गई थी, 33% हिंदू मनसबदार थे। और मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि होने से मनसबदारों को देने के लिए औरंगजेब के पास कोई जागीर बची ही नहीं। तो जब जागीर नहीं बची तो इस स्थिति को कहा गया है बेजागिरी या जागीरदारी संकट। तो बेजागिरी या जागीरदारी संकट की जो स्थिति है वो किस मुगल बादशाह के काल में देखने को मिली, तो उत्तर आ जाएगा औरंगजेब। और जागीर संकट ने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। यह भी एक मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है जागीर संकट। और किस इतिहासकार ने सबसे पहले जागीर संकट या बेजागिरी का प्रतिपादन किया, तो यह प्रतिपादन किया था मोरलैंड ने। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है। अब देखिए मुगल बादशाह जहांगीर ने मनसबदारी प्रणाली में दो प्रथाएं चलाई थी, एक तो दू अस्पा और एक सिंह अस्पा। दू अस्पा में मनसबदार को सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में जो है वो मनसबदार को सवार पद के तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। मनसबदारी व्यवस्था में सबसे ऊंची सैनिक उपाधि, वेरी इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी व्यवस्था में सबसे ऊंची जो सैनिक उपाधि होती थी उसको क्या कहा जाता था, खाने जमा, या फिर आ जाएगा खाने जहां। हुमायूं ने अमीरों तथा राजकीय कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा। तो मुगल बादशाह हुमायूं जो थे उन्होंने अमीरों तथा राजकीय कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा। कौन सी श्रेणियां थी, पहला है अहले दौलत। इसके अंतर्गत राज परिवार के सदस्यों तथा उच्च सैन्य अधिकारियों को रखा गया था। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इन श्रेणियों में किन को रखा गया था, तो राज परिवार के सदस्यों और उच्च सैन्य अधिकारियों को किस श्रेणी में रखा जाता था, अहले दौलत श्रेणी में। दूसरा है अहले शहादत श्रेणी, इसके अंतर्गत सद्र, काजी, उलेमा तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को रखा जाता था। और तीसरा है अहले मुराद,
अहले मुराद श्रेणी में किसको रखा जाता था? जैसे इसके अंतर्गत संगीतज्ञ, वादक, नर्तक, भाट आदि को रखा जाता था। अब देखिए, जात की बात अपन ने की है, सवार की भी की है, तो दोबारा आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोनों शब्दावलियां। जात क्या होता था? मनसबदार के पद को सूचित करता था जात। और सवार क्या होता था? मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की वास्तविक संख्या को सूचित करता था सवार। और मनसबदार का जो वेतन है वो सवार के अनुसार निश्चित किया जाता था। तो साथियों, ये सारे के सारे जो बिंदु मैंने आपके बीच प्रस्तुत किए हैं, ये सभी बिंदु मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो किसी भी स्थिति में आपका मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत होने की संभावना न के बराबर रहेगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है, मेरी मेहनत और मेरी सामग्री आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।